Hi friends, please listen to articles of the Indian Constitution. So, let's get started. सोचे, देश के सामने एक बड़ा संकट है और ठीक उसी समय राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाता है। कौन संभालेगा देश की कमान? ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये वो असल सवाल है जिसका जवाब हमारे संविधान निर्माताओं को देना था। और भारत के इतिहास में एक बार तो इस सवाल ने एक ऐसे राजनीतिक भूचाल को जन्म दे दिया था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले अनुच्छेद 65 की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें इसकी कानूनी बारीकियों से लेकर 1969 के उस नाटकीय दौर तक ले जाते हैं जब ये अनुच्छेद सिर्फ कागज का एक पन्ना नहीं बल्कि लोकतंत्र की कसौटी बन गया था। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि ये अनुच्छेद क्या कहता है। हम ये समझेंगे कि इसे बनाने वालों की सोच क्या थी, वो किन खतरों से देश को बचाना चाहते थे, और फिर हम देखेंगे कि जब असल में वो खतरा सामने आया तो इस व्यवस्था ने देश को एक बड़े संवैधानिक संकट से कैसे बचाया। 1969 की वो कहानी किसी भी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं है। सच में ये प्लान है। एकदम सही कहा आपने। संविधान बनाने वाले देखिए दो तरह के खतरों को देख रहे थे। पहला और सबसे बड़ा खतरा, अगर राष्ट्रपति का पद हमेशा के लिए खाली हो जाए तो। हमेशा के लिए मतलब जैसे मृत्यु या इस्तीफा? हाँ, मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग, इम्पीचमेंट जैसी कोई बड़ी घटना हो जाए। इसे संभालने के लिए उन्होंने बनाया क्लॉज 1। इसमें साफ लिखा है कि ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, तुरंत? जी, जब तक कि 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। तो ये एक स्थायी समाधान है जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए। लेकिन जिंदगी में हमेशा इतने बड़े संकट नहीं आते। कभी कभी तो बस राष्ट्रपति बीमार हो सकते हैं या किसी लंबे विदेशी दौरे पर जा सकते हैं, है ना? उस स्थिति के लिए भी कोई व्यवस्था है। हाँ, और वही अनुच्छेद 65 का क्लॉज 2 है। ये इन अस्थायी स्थितियों को संभालता है। अगर राष्ट्रपति बीमार हैं, देश से बाहर हैं या किसी और वजह से कुछ समय के लिए अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह काम करेंगे। बिल्कुल, वो तब तक के लिए उनकी जिम्मेदारियां संभालते हैं जब तक राष्ट्रपति वापस काम पर नहीं लौट आते। तो ये दोनों क्लॉज मिलकर एक तरह का पूरा संवैधानिक इंश्योरेंस बनाते हैं, एक बड़े हादसे के लिए और एक छोटी मोटी इमरजेंसी के लिए। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। जब उपराष्ट्रपति ये जिम्मेदारी संभालते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रपति होते हैं या उनके पास असली पावर होती है? क्या वो कोई बिल साइन कर सकते हैं या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और यही क्लॉज 3 की खूबसूरती है। वो सिर्फ काम नहीं संभालते बल्कि उन्हें वो सारी शक्तियां, सारा वेतन और वो सारे विशेषाधिकार मिलते हैं जो एक चुने हुए राष्ट्रपति को मिलते हैं। संविधान कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। उस कुर्सी पर जो भी बैठेगा, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, उसके पास पूरी ताकत होगी। और एक और बात, इस दौरान वो राज्यसभा के सभापति नहीं रहते, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब वो राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं तो वो उपराष्ट्रपति की भूमिका में नहीं होते। उनकी जगह राज्यसभा का उपसभापति सदन की कार्यवाही चलाता है। ये शक्तियों के बंटवारे को बिल्कुल साफ रखता है। तो ये पूरा सिस्टम, मतलब इसका मकसद यही था कि शासन में किसी भी तरह का गैप ना आए, एक सेकंड के लिए भी देश का सर्वोच्च पद खाली न रहे। सही। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद संविधान बनाने वालों ने भी सोचा होगा। मान लीजिए हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, राष्ट्रपति का पद खाली हो और उसी समय उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाए, तब क्या होगा? ये तो एक असाधारण स्थिति होगी। ये एक बेहतरीन सवाल है और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें किसी किताबी बहस से नहीं बल्कि असल जिंदगी के एक संकट से मिला। 1969 तक इस सवाल का कोई पक्का कानूनी जवाब था ही नहीं। सच में? जी, लेकिन जब ये स्थिति सच में पैदा हो गई तो संसद को तुरंत हरकत में आना पड़ा और राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 पारित किया गया। मतलब ये कानून संकट के बीच में बनाया गया? जी हाँ, इस कानून ने उत्तराधिकार की लाइन को और आगे बढ़ा दिया। इसके मुताबिक अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, दोनों एक साथ? हाँ, दोनों का पद खाली है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। और अगर भगवान न करे मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो ये जिम्मेदारी संभालेंगे। इस कानून ने भविष्य के लिए हर तरह की आशंका को खत्म कर दिया और इसकी जरूरत हमें बहुत जल्द पड़ी
जैसा कि 1969 की कहानी बताती है। और यहीं से ये किताबी बातें असल जिंदगी के राजनीतिक अखाड़े में उतरती हैं। 1969 में यही संवैधानिक व्यवस्था भारत के सबसे बड़े राजनीतिक नाटकों में से एक का केंद्र बन गई। ये वो साल था जब अनुच्छेद 65 की असली परीक्षा हुई। कहानी शुरू होती है 3 मई 1969 को। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए अचानक निधन हो गया। देश के लिए बहुत बड़ा झटका था। और अनुच्छेद 65 तुरंत लागू हो गया होगा। बिल्कुल, जैसा कि तय था, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। सतह पर सब कुछ संविधान के अनुसार चल रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जबरदस्त सत्ता संघर्ष उबल रहा था। तो ये सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के अंदर ही एक जंग छिड़ गई थी। ये संघर्ष किसके बीच था? एक तरफ थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो उस समय अपनी ताकत जमा रही थी और पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी। और दूसरी तरफ वो गुट था जिसे सिंडिकेट कहते थे। हाँ, सिंडिकेट, पार्टी के पुराने मजबूत नेता जैसे के कामराज और नीलम संजीव रेड्डी, जिन्हें किंग मेकर्स भी कहा जाता था। सही कहा, आप इन्हें कांग्रेस पार्टी के किंग मेकर समझ सकते हैं। ये वो लोग थे जो पर्दे के पीछे से पार्टी को चलाते थे और उन्हें लगता था कि इंदिरा गांधी, जिन्हें वो खुद सत्ता में लाए थे, अब उनकी पकड़ से बाहर जा रही हैं और राष्ट्रपति का चुनाव उनके लिए एक अखाड़ा बन गया, ये साबित करने के लिए कि असली बॉस कौन है। तो उन्होंने अपना दांव चला। हाँ, सिंडिकेट ने अपनी ताकत दिखाते हुए नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये इंदिरा गांधी के लिए एक खुली चुनौती थी। बिल्कुल, उन्हें पता था कि अगर सिंडिकेट का आदमी राष्ट्रपति बन गया तो उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। सही। तो इंदिरा गांधी ने भी अपना जवाबी दांव तैयार किया। उन्होंने वीवी गिरी को, जो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पर्दे के पीछे से। हाँ, पर्दे के पीछे से। और फिर वीवी गिरी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा दांव जिसने पूरे राजनीतिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, लेकिन सिर्फ उपराष्ट्रपति पद से नहीं, बल्कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से भी। दोनों पदों से। दोनों पदों से। सोचिए उस पल के बारे में। देश का राष्ट्रपति पद पहले से ही खाली था और अब उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। देश में टॉप के दोनों पद खाली थे। ये एक एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड था, एक ऐसा संवैधानिक शून्य जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। ये तो एक अभूतपूर्व संकट था। देश का मुखिया कौन था उस समय? कोई नहीं। कुछ घंटों के लिए तो बिल्कुल कोई नहीं। यहीं पर वो नया कानून काम आया जिसे हमने अभी डिस्कस किया, राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम। 20 जुलाई 1969 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये तो इतिहास बन गया। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली और एकमात्र बार हुआ है कि किसी मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां संभाली। बिल्कुल, इसने साबित किया कि हमारे सिस्टम में कितनी गहराई है। जब एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा तुरंत खुल गया। संकट के बीच भी सिस्टम ने काम किया। और चुनाव का माहौल तो और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया होगा। एक तरफ पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार। चुनाव बहुत ही नाटकीय था। इंदिरा गांधी ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर खुलकर गिरी का प्रचार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बहुत चालाक कदम उठाया। उन्होंने कांग्रेस के सांसदों और विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की, जिसका साफ मतलब था कि पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने की कोई मजबूरी नहीं है, जिसे चाहें उसे वोट दें। एकदम सही। ये एक साफ इशारा था कि वे गिरी का समर्थन कर रही हैं और नतीजा भी वैसा ही हुआ। गिनती बहुत करीबी थी, लेकिन आखिरकार वीवी गिरी बहुत कम अंतर से चुनाव जीत गए। तो ये सिंडिकेट के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। जबरदस्त हार, और इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ी जीत। उन्होंने दिखा दिया था कि पार्टी में असली ताकत किसके पास है। लेकिन इस जीत की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, कांग्रेस पार्टी 2 टुकड़ों में बढ़ गई। पार्टी अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता के आरोप में इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया। इसके बाद पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक सिंडिकेट वाली कांग्रेस और दूसरी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट। इस एक चुनाव ने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को तोड़ दिया था। कमाल है। तो इस एक घटना ने न सिर्फ अनुच्छेद 65 और उस नए कानून की ताकत को परखा, बल्कि भारत की राजनीति की दिशा भी हमेशा के लिए बदल दी। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि अनुच्छेद 65 सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत सेफ्टी नेट है जो बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव के बीच भी काम करता है।
इसने सुनिश्चित किया कि इतने बड़े राजनीतिक तूफान के बीच भी देश का सर्वोच्च पद एक दिन के लिए भी नेतृत्वहीन नहीं रहा। तो आज हमने देखा कि अनुच्छेद 65 सिर्फ एक सूखा कानूनी प्रावधान नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। एक ऐसी व्यवस्था जो सबसे मुश्किल हालात में भी देश को स्थिरता देती है। 1969 के संकट ने इसकी असली ताकत को दुनिया के सामने रखा। बिल्कुल, ये अनुच्छेद भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत जरूरी, आप कह सकते हैं, एक सेफ्टी वॉल्व है, जो संकट के समय सत्ता का एक सहज और प्रेडिक्टेबल हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। और 1969 के अनुभव ने न केवल इस व्यवस्था को परखा, बल्कि भविष्य के लिए इसे और भी मजबूत बनाया, उस नए कानून के जरिए जिसने मुख्य न्यायाधीश को भी इस लाइन में शामिल कर लिया। आज की इस चर्चा ने ये भी दिखाया कि संविधान के पन्नों में लिखे शब्द कैसे असल जिंदगी के राजनीतिक मैदान में जीवंत हो उठते हैं और देश की किस्मत तय कर सकते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। संविधान मृत्यु या इस्तीफे जैसी स्थायी रिक्ति और बीमारी या विदेश यात्रा जैसी अस्थायी अनुपस्थिति के लिए बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, ये हमने देखा। लेकिन सोचिए एक ऐसी स्थिति के बारे में जो इन दोनों के बीच में हो। अगर कोई राष्ट्रपति बहुत लंबे अनिश्चित काल के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने में अक्षम हो जाए, मान लीजिए कोमा जैसी स्थिति में, लेकिन तकनीकी रूप से वो पद पर बना रहे, क्योंकि उन्होंने ना तो इस्तीफा दिया है और ना ही उनका निधन हुआ है। सही। संविधान की भाषा कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ और पद में रिक्ति के बीच एक बहुत ही महीन रेखा खींचती है। ये एक जटिल संवैधानिक ग्रे एरिया है और एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, किस बिंदु पर असमर्थता को रिक्ति मान लिया जाना चाहिए और इसका फैसला कौन और कैसे करेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य में किसी संकट के समय हमें खोजना पड़ सकता है। Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.